हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये अपन ने डिराइव कर लिया था। और जो लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो का, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी अपन ने देख लिया, जो कि इंडिविजुअल पोटेंशियल का स्केलर सम होता है, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट फिक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होती है 2a, इस डिस्टेंस को 2a मानते हैं। ये O इसका मिड पॉइंट है, तो A से O तक की डिस्टेंस होगी स्मॉल a और O से B तक की डिस्टेंस होगी स्मॉल a। डाइपोल की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। कहाँ निकालना है? कोई जनरल पॉइंट है। अच्छा, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, और इसकी डायरेक्शन होती है -Q से +Q। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है इस तरफ। यहां से थीटा एंगल और R डिस्टेंस पर, कहां से? मिड पॉइंट से। डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल और R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है? चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, डाइपोल की डिस्टेंस दी है, सेपरेशन -Q से +Q तक का 2a दिया है, थीटा एंगल क्वेश्चन में गिवन है और R डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। आपको P पॉइंट पर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इन्हीं नॉन टर्म्स के अंदर होना चाहिए। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। -Q से P की डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी है, वो ले ली R1। +Q से P की डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, उसको मैंने मान लिया R2। ठीक है, तो क्या P पॉइंट पर -Q की वजह से पोटेंशियल होगा क्या? बिल्कुल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -Q, -Q चार्ज की वजह से वहां पर पोटेंशियल होगा V1 KQ/R, K -Q और -Q से यहां तक की डिस्टेंस है R1। आउटवर्ड की इनवर्ड, ना तो आउटवर्ड ना इनवर्ड, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटवर्ड और इनवर्ड करते हैं। स्केलर क्वांटिटी में माइनस को माइनस लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस को माइनस नहीं लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल। अब P पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q, वो होगा V2। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल V2 KQ डिवाइड बाई R2। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों पोटेंशियल का स्केलर सम होगा, वेक्टर सम नहीं, स्केलर सम होगा। तो V1 और V2 की वैल्यू लिखेंगे, तो V1 इज -KQ/R1, V2 इज KQ/R2। KQ दोनों में कॉमन है, तो V इक्वल्स टू KQ तो आ गया कॉमन 1/R2 -1/R1। ये अपना फॉर्मूला बन चुका है। K का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q का मतलब चार्ज जो क्वेश्चन में गिवन है, R1 और R2 डिस्टेंसेस है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यानी कि अपना जो आंसर आ रहा है वो R1 R2 की टर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि गिवन टर्म नहीं है। गिवन टर्म क्या है? R थीटा A। तो अपने आंसर में R हो सकता है, थीटा हो सकता है, A हो सकता है। तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे R थीटा और A की फॉर्म में। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, अपन कर सकते हैं। आगे का जो मॉडिफिकेशन होगा डायग्राम का, उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, अपन इस R1 को R की फॉर्म में, R2 को भी R की फॉर्म में लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे उसको ध्यान से देखो। ये जो R डिस्टेंस वाली लाइन है, इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया। बताओ R1 और R में से बड़ा कौन दिख रहा है? R1। R2 और R में से बड़ा कौन है? ये R बड़ा है। मैं क्या करता हूं, पॉइंट A से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस हो गई OM।
इस बी पॉइंट से भी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ध्यान दो, हालांकि ये परपेंडिकुलर है, पी ए डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस ऐसे तो बराबर नहीं होती है, लेकिन डाइपोल की साइज बहुत छोटी है। इसको आप एक सर्कल की आर्क मानो, आप इसको अगर आप रेडियस मानो, इसको अगर सेंटर मानो, तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है। इस केस में पी ए और पी एम लगभग बराबर होंगे, अपने को इसको बराबर ही मानना है। तो ये जो R1 डिस्टेंस है इस डायग्राम से, ये जो R1 डिस्टेंस है ये किसके बराबर आ जाएगी? PM के। डिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू PM, और PM खुद क्या है देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड कर दो, PO प्लस OM, PO प्लस OM। P से O की डिस्टेंस कितनी है? R, और OM अभी अपन पता करेंगे, OM की वैल्यू अपने को पता करनी है। सिमिलरली ये जो R2 डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर आपने n पे डाला है तो Pn के बराबर होगा। R2 इज इक्वल्स टू Pn। अब ये जो Pn है इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप? ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? PO, और PO में से आप इसको माइनस कर दो तो बचेगा Pn। तो PO या OP जो भी आप लिखना चाहो, माइनस ON, R2 इक्वल्स टू O से P की डिस्टेंस R है, और ON अभी अपने को पता करना है। यह आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट ये भी थीटा होगा। तो ट्राइंगल AMO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर मैं लगाता हूं कोस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस क्या है? ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और थीटा के पास वाली बेस होती है। तो बेस क्या है इसमें? थीटा के पास वाली साइड OM, और 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड, ये किसके बराबर है? A। तो यहां से OM इज इक्वल्स टू A कोस थीटा। इस OM को यहां पुट कर दो, R1 इज इक्वल्स टू R प्लस OM इज A कोस थीटा। तो यहां पर R1 की वैल्यू पता चल गई, R प्लस A कोस थीटा। यहां के लिए हालांकि सिमिलरली लिख सकते हैं A कोस थीटा, लेकिन पूरा निकाल के बताता हूं मैं। यहां पर ट्राइंगल लो आप ONB, ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ONB। इस ट्राइंगल में भी आप लगाओ कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। वापस वही चीज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस A है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के पास वाली बेस, तो बेस क्या हुआ? ON। H यानी कि हाइपोटेनियस है A, तो ON इज इक्वल्स टू A कोस थीटा। इस ON को यहां पुट कर दो तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R माइनस A कोस थीटा। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला है इसमें R1 को क्या पुट करना है और R2 को क्या पुट करना है, ये दोनों ही चीजें अपने को पता चल चुकी। तो करते हैं फिर इसको पुट आगे सोल्व करते हैं। अब आगे फिजिक्स का काम नहीं है, फिजिक्स केवल यहीं तक थी, आगे सब मैथमेटिक्स है। V इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R2, व्हाट इज R2? R माइनस A कोस थीटा, माइनस 1 अपॉन R1, व्हाट इज R1? R प्लस A कोस थीटा। एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा। इसको इसमें डिवाइड करो, क्या बचा? R प्लस A कोस थीटा। इसको इसमें डिवाइड करो, क्या बचा? R माइनस A कोस थीटा। उसके आगे भी क्या लग रहा है? माइनस। तो ये ब्रैकेट माइनस से खुलेगा तो R के आगे लग जाएगा माइनस, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A कोस थीटा। प्लस R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा, A कोस थीटा और A कोस थीटा हो जाएगा 2A कोस थीटा। V इज इक्वल्स टू KQ, ऊपर बचेगा 2A कोस थीटा।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, आर प्लस ए कोस थीटा, आर माइनस ए कोस थीटा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्यू इंटू 2a। याद करो, आज से 200 साल पहले अपन ने इसको पढ़ा था, देखा देखा लग रहा होगा, क्यू इंटू 2a। क्यू का मतलब चार्ज, 2a का मतलब सेपरेशन बिटवीन चार्ज। इसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट, जिसको कि P से डेनोट करते हैं। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये Q इंटू 2a को लिख देंगे P, तो KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल अपन निकाल रहे हैं, वो पोटेंशियल, ये जो फॉर्मूला आया है, ये एक्सिस पे वैलिड है क्या? क्या ये फॉर्मूला इक्वेटोरियल पे वैलिड है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला एक्सिस पर भी वैलिड है, इक्वेटोरियल पर भी वैलिड है, और एक्सिस और इक्वेटोरियल के अलावा किसी भी पोजीशन पर वैलिड है। कैसे? इसको अपन ने जनरलाइज कंडीशन में निकाला है। थीटा एंगल, इट इज अ जनरल एंगल, किसी भी एंगल पर किसी भी डिस्टेंस पर निकालना है, उस फॉर्मूले से एक्सिस और इक्वेटोरियल आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मुझे एक्सिस निकालना है तो एट एक्सिस, एक्सिस पर क्या करना पड़ेगा? ये थीटा एंगल है ना, ध्यान से देखो, ये थीटा को आप कम करो, माना कि ये थीटा अभी 30 डिग्री है, 25, 20, 15, 10, 0। जब आप इस थीटा को 0 डिग्री कर दोगे तो एक्सिस पे आ जाएंगे। थीटा को 0 डिग्री करते ही ये P पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्सिस के लिए करना पड़ेगा थीटा को 0 डिग्री। थीटा 0 होते ही कोस 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो V इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सिस इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जो कि एजम्पशन अपन फर्स्ट चैप्टर में भी लगाते थे। अगर R A के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल बनेगा KP अपॉन आर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो यह है एक्सिस पे। फिर अपन निकालेंगे इक्वेटोरियल पे। थीटा को क्या कर दिया जाए कि इक्वेटोरियल पे आ जाए? ये देखो, इस थीटा को ऐसे कर दो परपेंडिकुलर, थीटा को जब 90 डिग्री कर दोगे तो अपन इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। थीटा 90, कॉस 90 0, यहाँ पर भी 0 करोगे, यहाँ भी 0 करोगे, पोटेंशियल 0 होगा। तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 होता है, एक्सिस पे पोटेंशियल, ये तो जनरल कंडीशन, ये एजम्पशन लगा करके, और किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। एक छोटा डिफरेंस मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से होता है किसी पॉइंट पर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम 2 चार्ज आपको चाहिए होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर या चार्ज की वजह से चार्ज पर। ध्यान से देखते हैं, अगर अपने पास में कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब 2, 3, 4, 5, 7, 8, 50, 200, कितने भी, बहुत सारे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, रैंडमली बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या करना है? इन सारे चार्ज को लेके जाओ इन्फिनिटी पे, जितने भी चार्ज है सबको इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, और इन्फिनिटी से वापस 1 by 1 लेकर के आओ। जब आप Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर के आओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। Q2 को भी इन्फिनिटी से लाओगे, Q3, Q4, Q5 सबको अपनी अपनी जगह पर वापस लेकर के आओगे, तो हर बार आपको वर्क करना पड़ेगा। उन सारे वर्क को जोड़ दोगे तो टोटल वर्क मिलेगा, वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। वापस सुन लो, क्या करना है? ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सबको इन्फिनिटी पे लेकर के चले गए और सबको वापस अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वहाँ पर असेंबल करना है। Q1 जहाँ था उस पॉइंट पे लाके रखा, Q2 जहाँ था उस पॉइंट पे लाके रखा, हर चार्ज को अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रखा, उसमें जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है। डेफिनेशन: वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस, वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस from infinity to their respective positions
इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। जितना वर्क हो रहा है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल ही होगी। जो यूनिट वर्क डन की है वही पोटेंशियल एनर्जी की है। वर्क डन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। ये डेफिनेशन तो है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। इसी डेफिनेशन को केवल एक या दो चार्ज के लिए अगर मैं बताऊं तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अगर इसको मैं रिलेट करूं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो देखो। इसके डेफिनेशन याद करो, क्या लिखाई थी लास्ट वीडियो के अंदर? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज पोटेंशियल। इसकी आधी लाइन में रिपीट करता हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव नहीं रहा, एनी चार्ज। आगे की पूरी डेफिनेशन सेम है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो वापस क्या डिफरेंस हुआ? अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो पोटेंशियल है, किसी भी चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है। माना कि मैं क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने का वर्क डन अगर W है तो यूनिट चार्ज को लाने का वर्क डन क्या होगा? W/Q नॉट। ये पढ़ा है अपन ने। क्यू नॉट का मतलब क्या हो गया? एनी चार्ज। और इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्क डन पोटेंशियल है, और किसी भी चार्ज को लाने का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी। ये एक चार्ज के लिए है, और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ये सारे चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके जाना, 1 by 1 वापस लेकर के आना, रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देना, पोटेंशियल एनर्जी है। यहां से देखो, ये W की जगह पे क्या रखा जा सकता है? U। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, या पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, V का मतलब पोटेंशियल, Q नॉट का मतलब चार्ज। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, V का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था पॉइंट चार्ज की वजह से? KQ/R इंटू Q नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, यानी कि आपको 2 चार्ज दिए हैं, एक चार्ज दिया है Q, दूसरा चार्ज दिया है Q नॉट, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो इसको बोला जाता है 2 चार्ज सिस्टम। 2 चार्ज सिस्टम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? KQ नॉट/R। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन है, तो वर्क डन भी कितना हो गया? KQ नॉट/R। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस Q नॉट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से यहां तक लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? KQ नॉट/R। तो वर्क डन का फॉर्मूला 2 चार्ज के लिए KQ नॉट/R, यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है KQ नॉट/R। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। अपन ने 11th क्लास के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है काफ़ी बार। जब भी अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वर्क डन ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन, और वर्क डन भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन। ये फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन क्या है इसको समझो। याद करो 11th क्लास के 6th चैप्टर में, छठा जो चैप्टर था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। क्या लिखा था? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरह की पोटेंशियल एनर्जी है उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन निकालना है। अगेंस्ट का मतलब समझते हो ना, माइनस लगा देते तो अगेंस्ट हो जाता है। जैसे वर्क डन बाई फोर्स अगर 10 जूल है तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स -10 जूल होगा। इतना सा आता है समझ में आपको। 11th क्लास के ही 9th चैप्टर में सॉलिड वाला जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी।
तो क्या था, वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स था। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जैसे ये Q चार्ज है, इसके लिए अपन ने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, ये Q चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो तो इधर लगाएगा रिपल्शन का, Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन क्या इस Fe की वजह से ये चार्ज इधर आएगा क्या, नहीं आएगा। इधर लाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा F0, और अगर विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी कि F0 का मैग्नीट्यूड Fe के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इसलिए F0 इज टू माइनस Fe ऐसा होगा, क्योंकि डायरेक्शन में ऑपोजिट है इसलिए, ठीक है ना। अगर ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो बेटा ऐसा लिखा जा सकता है क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन के अगेंस्ट अगर निकालना है तो इसका निकाल दो, क्योंकि ये ऑपोजिट है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना है वो देखो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वो होगा W इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे चार्ज पास में आएगा डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स वेरिएबल होगा, और एक्सटर्नल फोर्स का निकाल रहे हैं इसलिए F0 लगा देंगे। यही वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस W को लिख सकता हूं मैं U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर। इसको मैं बोलूंगा, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है। अगर मैं इस F0 की जगह Fe लाना चाहूं तो F0 की जगह माइनस Fe लिखूंगा, तो लिखो F0 की जगह लिखूंगा मैं माइनस Fe डॉट डी आर। F0 इज माइनस Fe डॉट डी आर। ये Fe क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे। कौन लगा रहा है, ये वाला Q चार्ज। क्या Fe इज टू Q0 इंटू ई होता है क्या, फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है अपन ने। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे लगता है फोर्स, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 चार्ज है, तो Q0 इंटू ई फोर्स लगेगा। तो Fe की जगह पर मैं ये लिख दूंगा U इज टू माइनस ऑफ Q0 इंटू ई डॉट डी आर। ये Q0 पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि Q0 स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बाहर निकाल देंगे अपन। U इज टू माइनस Q0 इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, कि Q0 को इधर डिवाइड कर दो तो U अपॉन Q0 इज टू माइनस ई डॉट डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इसको अपन पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल इज टू माइनस ई डॉट डी आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू माइनस ई डॉट डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ फोर्स डॉट डी आर। और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और माइनस नहीं लगाना है तो एक्सटर्नल फोर्स, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा dv बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिलेगा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो सिस्टम दे रखा है आपको जिसमें तीन चार्ज है, Q1 Q2 Q3, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीन कॉर्नर पर रखे हैं। ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल नहीं होता तो ये डिस्टेंस को R1 R2 R3 ऐसा दे सकते थे, नहीं तो R दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बेटा याद करो, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने अभी, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक वही था पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है,
सारे चार्ज को लेके जाओ इन्फिनिटी पे, जितने भी चार्ज है, यहाँ पर 3 है, तीनों को इन्फिनिटी पे लेके गए, एक एक करके 1 by 1 वापस लेकर के आओ। सबसे पहले किसको लेके आओगे? Q1 को, इसको लाने का वर्क डन W1 होगा। Q2 को लेके आओगे, वर्क डन W2 होगा। Q3 को लेके आओगे, वर्क डन W3 होगा। W1, W2, W3 तीनों को जोड़ दोगे, टोटल वर्क डन होगा। वही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप का क्या, पहली स्टेप क्या है? सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे लेके जाओ। तो यहां से Q1, Q2 और Q3 को हटा करके आप इन्फिनिटी पे लेकर के चले गए, सब चार्जेस को लेकर चले गए। 1 by 1 वापस लेकर के आना है, तो सबसे पहले आप Q1 को लेकर के आओगे, तो लिखोगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज। Q1 चार्ज को लाने का वर्क डन कितना होगा? W1। ठीक है, तो इस Q1 चार्ज को आप लेके आओ। अब वर्क डन होता क्या है? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होने के लिए फोर्स तो लगना चाहिए ना, क्या बिना फोर्स के ही वर्क हो जाएगा? बिना फोर्स के कोई वर्क नहीं होगा। Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हो, क्या पहले से यहां पर कोई चार्ज है क्या? अपन तो सारे चार्ज को लेकर चले गए इन्फिनिटी पे, यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब आप Q1 चार्ज को लेकर के आओगे, क्या कोई दूसरा चार्ज है क्या जो इस पर फोर्स लगा सके? कोई चार्ज नहीं है। क्या कोई चार्ज यहां पर है क्या जो इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सके? कोई नहीं है। तो जब आप इस पहले चार्ज को लेकर के आओगे, फर्स्ट वाले चार्ज को जब लेके आओगे, तो कोई है ही नहीं जो फोर्स लगाए। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, तो Q1 चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होगा। अब आप लेके आओगे Q2 को, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, वो होगा W2। अब आप Q2 चार्ज को लेकर के आओगे और उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या थी? ये थी, यहां ला करके रख दोगे। जब बेटा आप Q2 चार्ज को लेकर आओगे, क्या पहले से कोई चार्ज है क्या जो उस पर फोर्स लगा सके? हाँ है। कौन सा है? Q1, क्योंकि इसको लाके रख दिया था। जब आप Q2 को लेके आओगे तो ये Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा, और Q1 चार्ज की वजह से Q2 पर वर्क डन होगा। वर्क डन का फॉर्मूला अभी अपने देखा, K किसकी वजह से हो रहा है? Q1 की वजह से। किस पर हो रहा है? Q2 पर हो रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। अब आप लेके आओगे Q3 को, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज, वो होगा W3। जब आप Q3 चार्ज को लेके आओगे, तो पहले से कोई चार्ज है क्या जो फोर्स लगाए? है। कितने चार्ज है? 2 चार्ज है, Q1 भी है, Q2 भी है। क्यों? Q3 को लाने में Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना है, Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना है। तो पहले Q1 का लिखो। Q3 को लाने में Q1 के अगेंस्ट वर्क K Q1 Q3 by R, प्लस Q3 को लाने में Q2 के अगेंस्ट वर्क K Q2 Q3 by R। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 इज 0, W2 इज K Q1 Q2 by R and W3 is K Q1 Q3 by R प्लस K Q2 Q3 by R, और जो टोटल वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तीनों चार्ज के सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके का बिल्कुल एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। 3 की जगह पर 4 चार्ज ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स ऑब्वियस सी बात है बराबर है, इसके चारों कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। क्या करेंगे? सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे लेके जाओ। तो यहां से Q1 Q2 Q3 Q4 सबको लेकर के चले गए इन्फिनिटी पे। एक एक करके वापस लेके आओगे। सबसे पहले किसको लेके आओगे? Q1 को। Q1 को लाने का वर्क डन होगा W1। देखो बेटा, जब आप Q1 चार्ज को लेकर के आ रहे हो उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे, यहां पर पहले से कोई चार्ज
है क्या जो उस पर फोर्स लगा सके? नहीं है, सारे चार्ज को अपन इन्फिनिटी पे ले गए। यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है जो उस पर फोर्स लगा सके, तो जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले चार्ज को लाने का वर्क डन होगा 0। अब आप लेकर के आओगे Q2 को ला करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रख दोगे। Q2 को लाने का वर्क डन होगा W2। जब आप Q2 को लेकर के आए तो पहले से कोई चार्ज था क्या? था। कौन सा चार्ज था? Q1। तो Q2 को लाने में Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? कि Q1 Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। अब आप लेकर के आओगे किसको? Q3 को। Q3 को ला करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख दोगे। जब आप Q3 को लेकर के आए तो पहले से कितने चार्ज थे प्रेजेंट? दो चार्ज प्रेजेंट थे, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q3 को लाने में Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क होगा? कि Q1 Q3 डिवाइड बाई डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A नहीं है, A और A तो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये राइट एंगल बन रहा है ना, तो अंडर रूट ऑफ A² प्लस A², तो ये हो जाएगी 2A², तो √2A, तो ये डिस्टेंस होगी √2A। Q3 को लाने में Q1 के अगेंस्ट का तो वर्क हो गया। अब किसके अगेंस्ट का लिखना है? Q2 के अगेंस्ट का। तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A ही है। अभी एक चार्ज को लाना और बाकी है। किस चार्ज को लाना बाकी है? Q4 को। Q4 को ला करके रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रखोगे। पहले से 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q4 को लाने में Q1 के अगेंस्ट वर्क डन, के Q1 Q1 और Q4 के बीच की डिस्टेंस है A। Q2 के अगेंस्ट वर्क डन, Q2 Q4 डिवाइड बाई √2A, और Q3 के अगेंस्ट वर्क डन Q3 Q4 डिवाइड बाई A। टोटल वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल वर्क डन क्या है? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इन सबको जोड़ दोगे, टोटल वर्क डन आएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सेम क्वेश्चन है वापस कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज निकालनी है, लेकिन एक कंडीशन और जोड़ दी। अब की बार यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये Q1 चार्ज रखा है, Q2 चार्ज रखा है, इन चार्ज के अलावा पता नहीं किसी और चार्ज की वजह से या किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो पहले नहीं था, अब है। वर्क डन निकालना है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम होगा वही है। आपको इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का क्या तरीका होता है? जितने भी चार्जेस रखे हुए हैं उन सबको आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ। तो यहाँ पर 2 ही चार्ज थे, दोनों को आप इन्फिनिटी पे लेके चले गए। एक एक करके वापस लेकर के आओ। तो सबसे पहले किसको लेके आओगे? Q1 को ला करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रख दोगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज इज W1। वो लैंग्वेज आपको पता है इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं। Q1 चार्ज को लाने का वर्क डन है W1। अब याद करो बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। तो जब आप Q1 चार्ज को लेके आए थे, क्या पहले से यहां पर कोई चार्ज था क्या जो इस पर फोर्स लगाए? नहीं था। चार्ज पर फोर्स कौन लगा सकता है? दूसरा चार्ज। या कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले वाले क्वेश्चन में ना तो कोई चार्ज था ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए वर्क डन था 0। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। चार्ज में फोर्स लगाएगा तो वर्क डन भी होगा। वर्क डन का फॉर्मूला इसी वीडियो के अंदर आपने देखा है। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां का पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, यहां का पोटेंशियल मैंने V2 मान लिया। तो बेटा पहले चार्ज को लाने में भी वर्क डन होगा। कितना होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज, V1 इंटू Q1। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, ये याद रखना। अब 0 नहीं आ रही है। अब आप लेकर के आओगे Q2 को ला करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर रख दोगे। Q2 को लाने का वर्क डन होगा W2। जब आप Q2 चार्ज को लेकर के आए तो पहले से कोई चार्ज है क्या जो फोर्स लगा रहा है? कौन सा चार्ज है? Q1।
तो Q2 को लाने में Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, K, Q1, Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस। और कोई चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगा, वर्क डन होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर V2 है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा V2 इंटू Q2। तो टोटल वर्क कितना होगा, W1 प्लस W2। टोटल वर्क डन ही टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये दो टर्म नहीं होती, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दो टर्म और जुड़ चुकी है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, तीन चार्ज है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्वेश्चन अभी किया था अपन ने विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड के। क्या करना है, तीनों चार्जेस को आप इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ, तीनों चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके जाओ, 1 बाई 1 वापस लेके आओ। सबसे पहले आप लेकर के आओगे Q1 को, Q1 को ला करके उसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख दिया। क्या पहले से कोई चार्ज है क्या जो फोर्स लगाया है, नहीं, चार्ज तो नहीं है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर पोटेंशियल V1 है, तो पहले चार्ज को लाने का वर्क डन होगा Q1 V1। अब आपको लेके आना है दूसरा चार्ज, दूसरे चार्ज को लाओगे तो फोर्स कौन लगाएगा, ये पहले से जो चार्ज आ चुका है। कितना लगाएगा, वर्क डन कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से वर्क डन होगा Q2 V2। ये देखो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही है। अब आपको लेके आना है तीसरा चार्ज, तीसरा चार्ज लेके आओगे तो पहले से कितने चार्ज है, दो, Q1 भी है Q2 भी है, दोनों के अगेंस्ट वर्क होगा K Q1 Q3 बाई R प्लस K Q2 Q3 बाई R। लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसकी वजह से पोटेंशियल है, और पोटेंशियल की वजह से भी वर्क डन होगा Q3 V3। तो ये तीन टर्म और जुड़ी है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क के बराबर होगी, टोटल वर्क इन तीनों को जोड़ने से आएगा।